हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास थर्ड कंप्लीट हो चुका है और क्लास थर्ड के जो नोट्स हैं वो नई बुक के हैं, लेकिन क्लास फोर्थ के जो नोट्स हैं वो पुरानी बुक के हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पुरानी बुक ही महत्वपूर्ण है। तो एक वीडियो आ चुका है क्लास फोर्थ का और क्लास थर्ड कंप्लीट हो चुकी है, यानी सब पूरी वीडियो की बात करें तो कुल 5 वीडियो आ चुके हैं। ये 6वां वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं 3-3 लेसन कंप्लीट करवा रही हूँ। तो जो कल वीडियो आया था उसमें मैंने पहला, दूसरा और तीसरा लेसन पढ़ाया था और इम्पोर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के लिए। आज चौथा, पांचवा और उसके आगे के जो लेसन है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 है अमृता की कहानी। तो यह बात करीब 300 साल पुरानी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। तो जो अमृता देवी बिश्नोई के बारे में शायद आपने सुना हो, तो उन्हीं की ये कहानी है। ये राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। गांव का नाम खेजड़ली इसलिए था क्योंकि वहां खेजड़ी के बहुत से वृक्ष थे, तो इसीलिए उस गांव का नाम भी खेजड़ली रख दिया गया। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का ध्यान रखते थे। अमृता भी पेड़ों से बहुत प्रेम करती थी। जब अमृता बड़ी हो गई, उनकी शादी भी हो गई उसी गांव में, तो उन्होंने देखा कि एक दिन राजा के आदेश पर कुछ लोग पेड़ों को काटने आए हैं। अब राजा का आदेश था कि जितने भी पेड़ हैं वो काट दिए जाएं, खेजड़ी के जो पेड़ हैं। उन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता और उनकी बेटियों सहित 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट कर अपनी जान दे दी। यानी लोग पेड़ों से लिपट गए। उन्होंने कहा कि हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे, लेकिन राजा का आदेश था। जो लोग पेड़ काटने के लिए आए थे, उन लोगों ने, जो लोग वृक्षों को बचा रहे थे, जो गांव के लोग थे, अमृता देवी बिश्नोई थी, उनकी बेटियां भी थीं, तो उन लोगों को भी मार दिया। यहाँ के जो लोग हैं बिश्नोई कहलाते हैं, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, और आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी बिश्नोई लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। अब ये आप चित्र देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने, ये देखिए आप, ये एक चित्र बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं ये उनकी बेटियां हैं, अमृता देवी बिश्नोई, और 300 से अधिक लोग थे, गांव के भी लोग थे। तो उन सबको मार दिया गया था। इन पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और इस घटना को एक दुखद घटना के रूप में आज भी याद किया जाता है। तो ये अमृता की कहानी है, ये आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष। अब खेजड़ली गांव था, उसमें खेजड़ी वृक्ष थे। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में इस लेसन में बताया गया है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग पिछला पेपर उठाकर देखिएगा, जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें खेजड़ी वृक्ष से संबंधित प्रश्न मिले हैं, यानी पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी बात मानिए, आप स्वयं देखिए, पेपर उठाइए, स्वयं देखिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में जान लीजिए। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। राजस्थान का ये राजकीय वृक्ष भी है। राजस्थान वाले जरूर कमेंट कीजिएगा। राजस्थान का ये राजकीय वृक्ष है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। यानी ये जो ऐसा वृक्ष है, ये रेगिस्तान में उग सकता है। इसको अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी जो छाल होती है ये दवा बनाने के काम आती है, और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। तो ये बहुउपयोगी वृक्ष है। तो आपको इसके बारे में इतनी बातें याद रखनी है। प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको सत्य बताने होंगे। या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको सत्य याद रखने हैं, असत्य आप तुरंत पहचान ही लेंगे। तो याद रखिए, यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ज्यादा पानी की इसे जरूरत नहीं होती। इसकी जो छाल है ये दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, इसके बारे में और जान लीजिए। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 में भारत सरकार द्वारा की गई, तो ये बात आप याद रखिएगा। यह जो पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई 2013 में भारत सरकार द्वारा। तो ये पार्ट 4 है, इतना ही आपको इस लेसन में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है अनीता की मधुमक्खियां, और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं पुरानी किताबों से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सभी पुरानी किताबों में ही मिलेंगे। तो मधुमक्खियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं कि मधुमक्खियां मिलजुल कर रहती हैं, तो तभी तो छत्ते में रहती हैं। झुंड होता है मधुमक्खियों का, आपने देखा होगा कभी कभी मधुमक्खियां आती हैं एक साथ, तो वो सब इकट्ठी रहती हैं, एक साथ रहती हैं मिलजुल कर। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कई बार ऐसी ही उठाकर रख दी गई क्वेश्चन में, और सीधा ही पूछ लिया गया कि मधुमक्खियां जो है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो अक्टूबर से दिसंबर, ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है प्रत्येक छत्ते में, और इसका कार्य क्या है? अंडे देना। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, ये छत्ते के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करते, यानी नर मधुमक्खियां कोई भी विशेष कार्य नहीं करती हैं। छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। अब जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं ये दिन भर काम करती हैं, फूलों के लिए फूलों का रस ढूंढना, शहद बनाना, छत्ता बनाना, बच्चे पालना, ये सभी श्रमिक मधुमक्खियों के कार्य हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रमिक मधुमक्खियां, और ये छत्ते में बहुत सारी होती हैं क्योंकि रानी मक्खी तो एक ही है और नर मधुमक्खियां कुछ ही होती हैं, कोई विशेष कार्य ये नहीं करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं सबसे अधिक कार्य, तो ये आपको याद रखना है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, इनके कार्य भी नीचे मैंने लिख दिए हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, छत्ते बनाने का काम और बच्चे पालने का काम इन्हीं का होता है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह विशेष प्रकार का नृत्य करती है, इससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। तो जब ये रस ढूंढने के लिए जाती हैं, जब इन्हें रस मिल जाता है तो ये विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। तो इस नृत्य को देखकर दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि इसे रस मिल गया है। इतनी बातें आपको मधुमक्खी के बारे में याद रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फूलों का रस एकत्र करती हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, देख लीजिए किस तरीके से फूलों का रस एकत्र कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चींटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियां जो हैं ये भी मिलजुल कर ही रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो सबका काम बटा हुआ है। जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में सबका काम बटा हुआ है, वैसे ही इनके यहाँ भी है। रानी चींटी इसमें भी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती हैं। अब आपने देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक पंक्ति में चलती हैं। आपने देखा होगा दीवार पर कहीं यदि चींटियां हैं तो वो सीधी जिस एक चींटी जा रही है उसी के पीछे पीछे सारी चींटियां जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि चलते समय अपने पीछे फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं, जिससे उनके पीछे आने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघ कर आगे बढ़ सकें। तो जब चींटी चलती है तो एक फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है और उसी रसायन को सूंघते हुए उसके पीछे आने वाली चींटियां जो हैं आगे बढ़ जाती हैं। तभी तो आपने देखा होगा बिल्कुल एक लाइन में चलती हैं, पंक्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीमक और ततैये भी समूह में ही रहते हैं। दीमक और जो ततैये होते हैं ये भी समूह में रहते हैं। चींटी और मधुमक्खी की डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, मधुमक्खी की डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखिए। और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। अब एक बात और आप ध्यान रखिए, मकड़ी आपने देखा है,
मकड़ी, जो मकड़ी होती है ये सामाजिक कीट नहीं है, ये अकेली रहती है, तो ये सामाजिक नहीं है, ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है ओमना का सफर, और ओमना का जो सफर है ये 3 लेसन में पूरा होता है, 6, 7, 8, यानी लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8 मिलाकर तीनों में ओमना का सफर पूरा होता है। अहमदाबाद की रहने वाली है ओमना, और ये अपनी नानी के घर जा रही है केरल। तो ट्रेन से सफर करती है तो अपने अनुभव जो है बताती है, अपनी फ्रेंड को भी बताती है। तो इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओमना का सफर। लिखा है ओमना अहमदाबाद से कोट्टायम यानी केरल, कोट्टायम कहाँ पर है, केरल में, अपनी नानी के घर जा रही थी। ओमना ट्रेन से सफर कर रही थी। उसकी ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती है और स्टेशन पर उसे खाने पीने की कई तरह की वस्तुएं बिकती दिखाई देती हैं। आप लोगों ने यदि ट्रेन से सफर किया है तो आपने भी देखा होगा कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो खाने पीने वाले जो सामान बेचने वाले होते हैं वो ट्रेन में आकर अंदर सामान बेचते हैं। मैंने भी ट्रेन से जब सफर किया तो जो खाने पीने वाले हैं उसी क्षेत्र की चीजें बेचते हैं। जैसे महाराष्ट्र की तरफ मैं गई थी तो जो ट्रेन में सामान बिक रहा था, बड़ा पाव बहुत बिक रहा था। तो इसी तरीके से ओमना भी बता रही है, वो जा रही है अहमदाबाद से केरल। तो स्टेशन पर अलग अलग प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं बिकती दिखाई देती हैं। अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला चटनी नींबू वाले चावल बिकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ढोकला देख सकते हैं, खाया होगा आप लोगों ने ढोकला, और चटनी और नींबू वाले चावल ये आपको मिलेंगे अहमदाबाद स्टेशन पर। आगे जब उसकी ट्रेन बढ़ती है तो वलसाड स्टेशन पहुंचती है और बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध वहां पर बिक रहा था। तो बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध। तो बटाटा बड़ा ये आप देख सकते हैं, पूरी साग यानी कि पूड़ियाँ और सब्जी, और ठंडा दूध, तो ये वलसाड स्टेशन पर बिक रहा था। आगे बढ़ते हैं। उडुपी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो इडली बड़ा वहां पर बेचा जा रहा था। केरल में, अब ये इतनी बातें आपको याद रखनी है इस लेसन से। अहमदाबाद में ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, और वलसाड स्टेशन पर बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, और उठाकर देख लीजिए पेपर, पहले भी पूछे गए हैं। और उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है। यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने चित्र लगा रखे हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल की भाषा यदि पूछ ली जाए तो केरल की भाषा क्या है, मलयालम। केरल में टैपियोका और केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। अब ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए आ जाता है कि राज्यों को उनके प्रसिद्ध व्यंजन के साथ मिलान कीजिए। केरल में केले की फूल की सब्जी खाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। तो ये सब आपको अभी आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये इस लेसन में इतना ही बताया गया है कि केरल में टैपियोका और केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। मलयालम भाषा के कुछ शब्द बताए गए हैं। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और माँ की माँ को अम्मुमा कहा जाता है। अब अपने यहाँ क्या है, माँ की बड़ी बहन हो या छोटी बहन, हम लोग उन्हें मासी कहते हैं। लेकिन केरल में क्या है, मलयालम भाषा में बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है, और माँ की माँ को यानी जो अपने यहाँ नानी जी होती हैं, केरल में मलयालम भाषा में उन्हें अम्मुमा कहा जाता है। याद रखिएगा, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। याद कीजिए, कल के लेसन में मैंने आपको बताया था, लेसन में वल्लम, ये भी एक नाव थी जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते थे। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा। तो वल्लम जो है केरल की नाव है, उसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। और फेरी भी नाव है, इसका प्रयोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में एक रेल टिकट दिखाया गया है और उसमें मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको याद रखनी है। रेल टिकट से मिलने वाली जानकारी क्या क्या याद रखना है, बुकिंग की तिथि आप देख पाएंगे, समय, यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया। आपकी टिकट पर आपको ये सब चीजें
लिखी हुई मिलेंगी, बुकिंग की तिथि और समय, यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय। कोच नंबर मिलेगा, बर्थ नंबर मिलेगा और किराया। कोच नंबर मिलेगा तभी तो आप अपना डिब्बा ढूंढ पाएंगे कि उनका आपका जो कोच है वो कौन सा है। बर्थ नंबर यानी आपका सीट का नंबर, कौन सी सीट पर आपको बैठना है। रेलगाड़ी का नाम, रेलगाड़ी नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन की दूरी, यानी जिस स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ रहे हैं, और अंतिम स्टेशन यानी जिस पर आप ट्रेन को छोड़ेंगे, यानी जहां पर आप उतरेंगे, तो उसकी दूरी भी आपको रेल टिकट में मिलेगी। गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, आप अपने स्थान पर कब पहुंच जाएंगे, तिथि और समय ये भी रेल टिकट में लिखा होता है। अब तो सब लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। पीएनआर, ये नंबर अभी भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बुक किया आपने तो ये सब आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये सब भी लिखा हुआ मिलेगा। पीएनआर नंबर होता है एक, यह विशिष्ट पहचान संख्या है जो यात्रियों को सौंपी जाती है, और यात्री की आयु और लिंग भी लिखा रहता है। तो इतना आपको याद रखना है रेल टिकट से मिलने वाली जानकारी। ये आप रेल टिकट देख सकते हैं, एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, थोड़ा सा धुंधला भी है। तो इस तरीके का रेल टिकट होता है और इसमें इतनी जानकारी होती है। तो 3 लेसन, 3 नहीं, आज तो मैंने पार्ट 4, 5 और 6, 7, 8 मिलकर इतनी जानकारी ओमना के सफ़र की दी गई है। तीनों को मिलाकर मैंने नोट्स बना लिया है। तो इतने लेसन आज कंप्लीट हो गए हैं। कल के वीडियो में नेक्स्ट जो लेसन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम के हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नोट्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले की जो 5 वीडियो आ चुकी हैं उन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी समस्या हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा प्लान सर्च कीजिएगा, यही वाला लोगो आपको मिलेगा तो टेलीग्राम पर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं परीक्षा प्लान नाम से। तो जो भी पीडीएफ होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।